गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो एक लेक्चर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ लाइट चैप्टर के लिए। तो आज मैं उसके आगे बताऊँगा। तो मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूँ पहले क्या बताया था मैं। तो सबसे पहले मैं लाइट का डेफिनेशन दिया था कि फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ विच वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट सराउंडिंग अस। ठीक है। उसके बाद उसका वेवलेंथ का कुछ रेंज दिया था, जिस रेंज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जिस रेंज को हम विजिबल लाइट बोलते हैं, जो कि था 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। इसके बाद में बताया था कि सरफेस रेगुलर सरफेस होता है, इरेगुलर सरफेस होता है। कुछ सब्सटेंसेस के बारे में बताया था, जो कि था ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक शैडो कैसे बनता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। अगर किसी एक मीडियम से लाइट आती है और किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के सेम मीडियम में वापस चली जाती है, तो उसको बोलते थे रिफ्लेक्शन। और दूसरा क्या था कि अगर एक मीडियम से लाइट आ रही है और दूसरे मीडियम में जाकर के ट्रेवल करती है, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो पहले मैं बताया था रिफ्लेक्शन के बारे में। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन भी दो टाइप का था, एक था रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक था इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का कोई रूल नहीं होता है, रेगुलेशन नहीं था, और वो हमारे सिलेबस में भी नहीं था। इसलिए हम लोगों को फोकस करना किस पे है, रेगुलर रिफ्लेक्शन पे। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर लॉ फॉलो करेगा, जो कि मैं बताया था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। प्लेन सरफेस, तो क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई ऑन द सेम लाइन, ये था पहला लॉ। और दूसरा लॉ क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। और क्या होता है इंसिडेंट रे, मैं बताया था, जो कि था कोई भी रे अगर किसी सरफेस पे फॉल करती है तो उस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, और सरफेस पे फॉल होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती है जिस डायरेक्शन में, वो होता है रिफ्लेक्टेड रे। दोनों के बीच का जो एंगल मेजर करेंगे वो हमेशा नॉर्मल से मेजर करेंगे। ऐसे करके बनाए थे मैंने। ठीक है। ये हमारा अगर प्लेन सरफेस था। ठीक है। तो इसको मैं बोला था क्या, इंसिडेंट रे, और इसको क्या बोला था, रिफ्लेक्टेड रे। और जो एंगल बनता है ये होता है आई और ये होता है स्मॉल आर। और पहले इसका रूल, दूसरा रूल क्या था, ये एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ये था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ। ठीक है। इसके बाद मैं क्या बताया था, इसके बाद बताया था मैं बोला था कि इसके आगे का मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आई होप रिवीजन हो गया पिछले लेक्चर का। तो आगे प्रोसीड करते हैं कि आज हमको क्या पढ़ना है। ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिरर के बारे में। ठीक है। तो मिरर क्या होता है, कोई ऐसा सरफेस जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट हो, उसको बोलेंगे हम मिरर। ठीक है। तो पहले मैं मिरर का फॉर्मूला ये बताता हूँ। मिरर surface through which light gets reflected। ओके। तो क्या हुआ कि मिरर क्या होता है, सरफेस जिससे कि कोई लाइट रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। अब इस मिरर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। ठीक। तो प्लेन मिरर किसको बोलते हैं, तो प्लेन मिरर हम लोग डे टू डे लाइफ में जो घर में यूज करते हैं वो होता है हमारा प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का क्या डेफिनेशन लिखेंगे, तो मिरर which has plane रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है। और दूसरा क्या होता है,
तो स्फेरिकल होने का मतलब ऐसा नहीं कि स्फेयर की तरह, तो एक स्फेयर होता है, जैसे इस तरह का स्फेयर होता है, ये मैं 2D में दिखा रहा हूँ, 3D में देखेंगे तो बॉल को स्फेयर आप बोल सकते हैं। तो उसका कोई पोर्शन को काट लेते हैं, ये हमारा पार्ट जो कटा, तो ये वाला पार्ट को अगर हम बाहर से सरफेस को ये कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, तो ये जो पार्ट हमारा होता है, ये होता है हमारा मिरर का पार्ट। और इसी को अगर इस तरह से काट के ले जाएंगे, ये काटेंगे हम, और इस पोर्शन पे अगर हम रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब पॉलिश करेंगे, तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, इसका कुछ नाम होगा और इसका कुछ नाम होगा। मैं इसको बताता हूँ कि इसका नाम क्या है। इसके लिए क्या लिखेंगे, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको वीडियो पॉज करके यहाँ से नोट कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन में आगे रब करके बताता हूँ। The reflecting surface which is a part of hollow sphere is called spherical mirror। ठीक है, तो क्या मैंने बताया, अभी एक स्फेयर हो गया, ये हॉलो स्फेयर है, ठीक है। तो इसको, इस पार्ट को काट देंगे, इतना को हम काट देते हैं मान के चलिए, तो ये हमारा हट गया, ठीक है, ये हमारा पार्ट हट गया, और इसको हम आउटर साइड से पॉलिश कर दिए, तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। और इसी को अगर ऐसे करके काटते, ऐसे करके है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन को काट देते, ऐसे करके हटा देते हैं, तो फिर क्या बनता है, ये वाला पोर्शन बनता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके हम इनर साइड को पॉलिश कर देंगे, तो ये वाला पार्ट जो हुआ ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, तो ये वाले पार्ट को बोलते हैं कॉनकेव और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो क्या किया, स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला क्या हुआ कॉनकेव और दूसरा क्या हुआ कॉन्वेक्स। तो स्फेरिकल मिरर कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप का। पहला क्या हुआ, कॉनकेव मिरर, और दूसरा क्या हुआ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन आपने जान गया कि वैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि किसी एक हॉलो स्फेयर का पार्ट हो, उसको बोलेंगे हम स्फेरिकल सरफेस या स्फेरिकल मिरर, मिरर कर देंगे, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। और इसका दो पार्ट होगा, एक होगा कॉनकेव, ये होगा कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इसका क्या डेफिनेशन होगा, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस which converges the light after reflection। तो क्या हुआ, ये कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करने का क्या मतलब हुआ, बाहर से लाइट आ रही है, ठीक है, ऐसे करके आई, ऐसे करके आई, और ये इस पे फॉल हो गई, इधर करके आई, इस पे फॉल हो गई। मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर जगह पे ये एक जगह से कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, ठीक है, ये फैल नहीं रहा है, दूसरे बहुत सारे जगह से आ रहा है और एक जगह जाकर के ये सेंटर्ड हो रहा है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम कॉन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको
इसका जो ये शेप जो होता है, ये जो शेप आपको मैं दिखाया तभी, ये शेप कॉनकेव शेप बोलते हैं इसको, इसलिए इसका नाम होता है कॉनकेव मिरर। ऐसे करके जो पार्ट होगा ये कॉनकेव होगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये है कॉनकेव पार्ट बोलते हैं इसको, और इसमें होगा ऐसे करके, ठीक है। ये बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, ऐसे करके हुआ ना। तो अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स, और अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये हो जाएगा आपका कॉनकेव, ठीक है। इसका क्या क्या नाम, दो नाम भी बताया ना। एक का नाम हो जाएगा कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव मिरर, उसको बोलेंगे कॉन्वर्जिंग मिरर, और दूसरा हो जाएगा डाइवर्जिंग मिरर। तो अगर कहीं कॉनकेव लिखा है या फिर कन्वर्जिंग मिरर हुआ, ये दोनों सेम ही है। और दूसरा क्या होगा, कॉन्वेक्स या फिर डाइवर्जिंग, ठीक है। ये दोनों क्या हुआ, स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। मतलब स्फेरिकल मिरर दो टाइप को डिवाइड किया गया, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। तो मोस्टली मैं यूज करूंगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये मैं मोस्टली यूज नहीं करूंगा, ये मैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स इसका नाम मैं यूज करूंगा, ठीक है। अब इस टॉपिक को आगे प्रोसीड करने के लिए मुझे कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज करना होगा। उसके लिए मैं टर्मिनोलॉजी का पहले डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि किसको क्या बोलते हैं और क्या क्या मैं यूज करने जा रहा हूँ। पहले मैं कॉनकेव टर्मिनोलॉजी के अंदर लिखेंगे पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर करने से क्या पता चलता है, अगर हम एक तरह से इसे बनाते हैं, ठीक है, और ये वाले पोर्शन को यहाँ से मैं हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटर था, ठीक है। तो ये जो सेंटर था, तो ये सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब क्या हुआ, द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, डेफिनेशन लिख लीजिए, द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट। मतलब क्या हुआ कि हॉलो स्फीयर का सेंटर, ठीक है, हॉलो स्फीयर का सेंटर जिसका ये छोटा सा पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। जनरली कुछ भी नाम से डिनोट कर सकते हैं, बट जनरली इट इज डिनोटेड एज सी। कभी कभी 2F भी बोलते हैं, लेकिन मैं पूरे लेक्चर के ड्यूरेशन में इसको सी से डिनोट करूंगा, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका पोल, ठीक है। पोल किसको बोलेंगे, तो ये अगर पूरा पार्ट है तो इसका मिड पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट को मैं बोलूंगा पोल, ठीक है। सेंटर ऑफ मिरर, या सेंटर मत बोलिए, सेंटर बोलने से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ये भी सेंटर ये भी सेंटर। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, मिडिल पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल, ठीक है। इट इज generally denoted by capital
बाय पी, ठीक है। तो जनरली इसको पी से डिनोट करते हैं। तो दो चीज पता चला, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे, ये वाला पोर्शन जो है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ये जो पार्ट है इसको हम पोल बोलेंगे, ठीक है। आगे क्या है, आगे है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस आप लोगों को पता ही होगा, रेडियस सर्कल का होता है। तो तीसरा पॉइंट था रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बोलेंगे, तो मैं इसको मिटा दिया, ये होना चाहिए था। अगर इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, ये अगर सेंटर है और ये हमारा अगर पोल है, ये सेंटर है, तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर इसको ये पूरा पार्ट होता, ठीक है, अगर ये पूरा पार्ट होता और ये स्फीयर होता, तो स्फीयर का रेडियस किसको बोलेंगे, स्फीयर का रेडियस उसको बोलेंगे कि सेंटर से लेकर के इसके सरफेस पे कोई भी एक पॉइंट, सरफेस से लेकर के सेंटर से लेकर के इस सरफेस से किसी भी एक पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस लेंगे वो हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर। चूंकि ये हॉलो स्फीयर तो है नहीं, ये हॉलो स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है, तो इसलिए इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो इसमें क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो क्या हुआ, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरा पॉइंट क्या है, फोकस। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में क्या लिखना है, ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो लाइन ड्रॉ हुआ, ये इसके लेंथ को तो बोल देंगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर, बस इस दोनों लाइन के बीच जो लाइन ड्रॉ किया है इसके पैरेलल इस लाइन को बोलेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। तो इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर को C एंड P इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो क्या हुआ, द लाइन ज्वाइनिंग C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर और P फॉर पोल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, ये दोनों लाइन, इस दोनों पॉइंट के जो मिलाने वाली जो लाइन होगा उसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, एक होता है अपर्चर। ठीक है, अपर्चर क्या होता है, ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस टोटल जो साइड है, तो इसको लिखेंगे टोटल साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर, ठीक है। इतना सारा पॉइंट समझ में आ गया, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अब क्या हो गया, अब एक पॉइंट होगा फोकस।
क्या होगा, द पॉइंट एट विच reflecting rays parallel to principal axis meet after reflection is called focus. फोकस पॉइंट या फोकस, कुछ दोनों में बात बराबर है। मतलब क्या हुआ, ये इस तरह से हो गया, ये हमारा कॉन्केव मिरर का बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे करके मीट और एपियर टू मीट, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लीजिए, एपियर टू मीट, एपियर टू मीट, एपियर टू, ठीक है। तो जब इमेजिनरी सॉरी रियल और इमेजिनरी इमेज बनेगा तो इमेज जो वर्चुअल इमेज बोलते हैं, सॉरी वर्चुअल इमेज बनेगा तो उस समय एक्चुअली वो मीट नहीं करेगा लाइट, ठीक है। आगे मैं बताऊँ, एक्चुअली वो मीट नहीं करेगा बट उसको इमेजिन करेंगे कि हाँ ये यहाँ से मीट करने वाला था, तो उस इसलिए वो वर्चुअल भी होता है, इसलिए मैं यहाँ लिखा एपियर टू मीट। और एपियर्स टू मीट, ठीक है। ये क्या हो गया, इतना सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्या बताना है, फोकल लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगा, यहाँ नाम दिया हुआ लेंथ, इसका मतलब ही होगा कि कोई डिस्टेंस होगा। तो सपोज ये हमारा अगर P है, ये हमारा P है, ठीक है। तो जितना सारा लाइट यहाँ से आएगा ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये ऐसे आया, ये ऐसे चला गया। मैं बताऊंगा कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका 4 रूल है, मैं चारों रूल अभी इसकी 10 बार बताऊंगा। ऐसे करके लाइट आया, ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये सारा लाइट जो भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगा, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस, ठीक है। और अब फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। तो ये सारा पॉइंट है जो कि हम आगे इसको समझने में, इस चैप्टर को समझने में हमें हेल्प करेगा। तो आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, एक चीज इसमें नोट करके लिख लीजिए, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट कर रहे थे आर से, मैं शायद अगर नहीं लिख पाया हूँ तो उसको नोट कर लीजिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड एज कैपिटल आर, ठीक है। और फोकल लेंथ डिनोट किया जाता है, इसको नोट करके लिख लीजिए। पहला कैपिटल आर अगर लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और स्मॉल एफ लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे हम फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। इस दोनों में रिलेशन है, क्या रिलेशन है, तो जो एफ होता है ये कैपिटल R/2 होता है,
ये इसको नोट करके लिखिए। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसका हेल्प आएगा। कभी क्या होगा क्वेश्चन में कैपिटल R में दिया जाएगा और बाकी डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन वगैरह दिया जाएगा। उस समय मुझे इस f को पता करने के लिए ये रिलेशन का नीड होगा, इसको आप अभी से नोट करके रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या बताना है, इसके बाद कुछ साइन कन्वेंशन है, ठीक है। जो साइन कन्वेंशन हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि साइन की बस थोड़ा सा मिस्टेक होगा साइन कन्वेंशन को इंटरप्रेट करने में, तो हमारा न्यूमेरिकल का वैल्यू तो आएगा बट वो गलत आएगा, कभी कभी नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन क्या है, मैं इसको एक ही करके नोट करवाता हूँ। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन कहने का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट, एक मैं कॉनकेव मिरर ले लिया ऐसे करके, ठीक है। अब पूछोगे कि हमेशा कॉनकेव मिरर ही क्यों ले रहे हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर का वो लेकर बता सकते हैं, बट हमारे जो सिलेबस है उसमें कॉन्वेक्स मिरर का बहुत कम केस है। आगे जब रिफ्लेक्शन बताएंगे तो उस समय मैं कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके सारा चीज बताऊंगा, और अभी जब मिरर पढ़ा रहे हैं तो मिरर में हम कॉनकेव मिरर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में कॉनकेव मिरर का मैक्सिमम एप्लीकेशन है और लेंस का जो होगा तो वहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का ज़्यादा मैक्सिमम एप्लीकेशन है। इसलिए मैं इस तरह समझा रहा हूँ ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। मैं कॉन्वेक्स मिरर लेकर भी बताऊंगा कुछ प्रॉब्लम जो आगे आपको हेल्प करे, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हो जाता है आपका C, यहाँ पे हो जाता है F, ये हो जाता है P, ठीक, इतना क्लियर है। अब पहला क्या है कि जितना भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, क्या करेंगे, जितना भी डिस्टेंस मेजर करेंगे उस सारा का सारा हम ओरिजिन से, इसको ओरिजिन मान करके मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, सपोज कीजिए कि आप किसी कार्टेशियन सिस्टम में काम कर रहे हैं, किसी 2D या 2D में, तो जिस पॉइंट से हम मेजर करने देते हैं ये हमारा हो गया, इस तरह से होता है, ये हमारा ओरिजिन होता है 0 0, यहाँ से मेजर करते हैं 1 2 3, इधर 1 2 3, तो ये हमारा ओरिजिन हुआ, तो यही पकड़ के लेंगे यहाँ पे, ये हमारा 0 है, ठीक है। अब इससे हमको अगर इधर जाना है तो कैसे मेजर करेंगे, इधर जाना है तो कैसे मेजर करेंगे, तो पहला पॉइंट लिखेंगे ऑल द डिस्टेंसेस, पहला ऑल द डिस्टेंसेस आर measured from pole considering it as a origin, ठीक है। तो जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे ध्यान रखेंगे कि हर डिस्टेंस का हम मेजरमेंट यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या करता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे यहाँ से मान के चलिए फॉल करा है, ठीक, अगर ये इंसिडेंट रे यहाँ से फॉल किया तो हम अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही अगर हमको डिस्टेंस मेजर करना है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज नेगेटिव लेंगे। मतलब अगर ये ऐसे करके रे आ रही है, अगर ये कंटिन्यूस आगे चली जाएगी, ठीक है, तो अगर हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना होगा, यहाँ से अगर यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे, अगर ये यहाँ से 5 सेंटीमीटर आता है तो इसको हम 5 सेंटीमीटर प्लस साइन के साथ लिखेंगे, ठीक। जबकि अगर हमको लाइट ऐसे आ रही है, अब हमको यहाँ का डिस्टेंस मेजर करना है, ये हमारा अगर 8 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, समझ आ रहा। तो क्या हुआ, द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे इज टेकन ऑलवेज एज पॉजिटिव एंड द डिस्टेंस टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। तो इसको लिख देते हैं, ऑल द डिस्टेंसेस measured along the direction of incidence ray is always taken as positive, ठीक है। और उसके दूसरा क्या बताया था
नेगेटिव कब लेना है? जब इसके हम अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे। ऑल द डिस्टेंसेस measured opposite to the direction of incidence ray is always taken as negative। ठीक है, समझ में आ गया इतनी सारी बात। पहला क्या हुआ? ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल, जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे और रेडियस कंसीडर करते हुए, और कोई भी और जो भी डिस्टेंस हम किसी इंसिडेंस रे के डायरेक्शन में कंसीडर मेजर करेंगे तो वो होगा पॉजिटिव, जो कि इधर में दिखाया। और अगर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है रूल नंबर चौथा? चौथा पॉइंट क्या है? इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के एबव में, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर जितना भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, यहाँ से ऊपर मेजर करेंगे जितना भी डिस्टेंस, ये सारा का सारा हमारा होगा पॉजिटिव। और अगर इसके नीचे हम मेजर करेंगे पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर डाउनवर्ड में जितना भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सबको हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। इसको लिख देते हैं, डिस्टेंस measured above the principal axis is are taken as positive else negative। इसको मैं कंपेयर कर दिया कि जितना भी डिस्टेंस मेजर करेंगे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेंगे तो वो सारा का सारा हमारा पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस से अगर नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट का हम डिस्टेंस मेजर करेंगे या हाइट मेजर करेंगे वो हम निगेटिव लेंगे। ठीक है, इसको मैं एल्स नेगेटिव करके लिख दिए। आई होप ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को बैक करके प्ले करके फिर से देख लेने से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ इमेज फॉर्मेशन का जो रूल है, मैं बोल रहा था कि रूल पे कैसे फॉलो करेगा, कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा, उसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, लिखेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके हेल्प से हम कुछ इमेज ड्रॉ करेंगे। हमको कोई ऑब्जेक्ट का कोई भी पोजीशन दे देगा, एट रैंडम आपसे कुछ ही पूछ देगा, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखें, इमेज कहाँ जाएगा। तो आपको ये जो चीज़ें बताऊंगा इसको यूज करके कुछ 6-7 कॉम्बिनेशन बनता है, डिस्टेंसेस कहाँ से रखने पे क्या इमेज बनेगा वो आगे मैं बताऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर या उसके बाद। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ यही सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि कौन से ऑब्जेक्ट का रे कैसे फॉल कराएंगे तो उसका इमेज किधर जाके बनेगा। ठीक है, तो पहला मैं एक कॉन्केव मिरर बना के यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, अब इस पे एनालिसिस करेंगे। तो पहला लिखेंगे ऑल द रेज कमिंग parallel to principal axis
कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस दोनों लिख सकते हैं, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस थ्रू फोकस। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होगा, अगर इसके पैरेलल कोई भी रे यहाँ से जाएगी, ठीक, तो ये इस पे से फॉलो करेगी, और ऐसे जाएगी तो ऐसे यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि जितना भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जितना भी रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो सारा का सारा कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, ये हमारा जाएगी फोकस पे। ठीक है, ये हमारा फोकस है। तो ये कन्वर्जेंस कब लिखा हूँ, कन्वर्जेंस तब लिखा हूँ जब ये कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगर सेम चीज में बनाता हूँ कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होगा। ठीक है, अब ये ऐसे करके होगा, तो ये इस तरह से पार्ट बना हुआ, ये इधर का कुछ पार्ट होगा, तो इधर का पार्ट का ये सेंटर किधर जाएगा, इधर जाएगा सेंटर, इसका सेंटर इधर जाएगा, और इसका फोकस कहाँ होगा, यहाँ पे फोकस होगा। ठीक है, तब ये लाइट पैरेलल आई। ठीक है, तो पैरेलल ये क्या करेगा, ये इधर रिफ्लेक्ट कर देगा, ये इधर रिफ्लेक्ट कर देगा, तो ये क्या हुआ, ये डाइवर्ज हो गया। एक्चुअल में हुआ कि ये डाइवर्ज हो गया, जब ये डाइवर्ज हो गया, बट क्या करेंगे, इसको हम पीछे रिट्रेस करेंगे, पीछे जब इसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे मैं इमेज सही से बनाने पा रहा हूँ, तो ये पीछे यहाँ पे जाकर के मीट करेगा, इधर से पहले जाएगा, ये इधर जाएगा, लेकिन इसको जब पीछे विथड्रॉ करेंगे, एक्सटेंड करेंगे पीछे, तो ये इस पॉइंट पे जाकर के मीट करेगा। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में ये लाइट यहाँ से आकर के डाइवर्ज हो जा रहा है। ठीक है, ये डाइवर्ज हो जा रहा है, बट ये यहाँ पे मीट कर रहा है, तो डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस थ्रू फोकस, तो इसके थ्रू ये डाइवर्ज हो रहा है, यहाँ मिलना नहीं था बट ये इधर डाइवर्ज हो गया, इसलिए मैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस दोनों लिखाऊंगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है द लाइट रे कमिंग थ्रू सी फॉर बताया था, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू द सेम पाथ। इसको दूसरे में लिख सकते हैं, रिट्रेस द पाथ। क्या किया, इसको मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में थोड़ा सा टाइम जाएगा, बट अच्छे से अगर समझ जाएंगे तो आपको दोबारा मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये अगर लाइट ऐसे आया, ये हमारा अगर सी है। ठीक है, तो अगर ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, अगर ऐसे करके रेट आ रही है, तो ये ऐसे फोल्ड किया, तो इसी पे ये रिटर्न चले जाएगी, ये ऐसे आई तो ये इसी पाथ को रिट्रेस कर देगी। ठीक है, ये एक तरह से जो क्या होता है, ये एक तरह से नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, तो नॉर्मल पे जो लाइट आती है वो नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये एक तरह से सेंटर से पास कर रही है, तो एक तरह से ये यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कि मैथ का क्वेश्चन है, 11th 12th में पढ़ाया जाता है, तो ये एक तरह से नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है, तो जो लाइट नॉर्मल पे आती है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है सेम पाथ से। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा क्या था, तीसरा था अगर कोई लाइट प्रिंसिपल फोकस को टच करते हुए आती है, प्रिंसिपल फोकस से पास करती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। ठीक है, the ray coming through focus will get reflected parallel to principal axis।
इसका मतलब क्या हुआ, जो भी रे इस तरह से था, अगर ये है तो ये C है, ये हमारा F है, ठीक है। तो अगर कोई लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है, जो लाइट इस तरह से फोकस को क्रॉस करते हुए आएगी, डायरेक्ट फोकस पे गिरेगी, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये इसके पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। तो ये जैसे इस पे आई, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर चली गई। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा और लास्ट पॉइंट क्या है कि कोई एक रे ऐसा होगा जो डायरेक्ट पोल पे फॉल करेगा, ठीक है। पोल पे गिरेगा तो क्या होगा, तो वो मैं बताता हूँ, इसको लिख लिए होंगे आप लोग। चौथा पॉइंट क्या था, रे falling directly on pole get the ray falling directly on pole with certain angle with principal axis get reflected with the same angle। इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, बट मैं इसको बताता हूँ। आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था कि इंसिडेंट एंगल जितना होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या था, एक तरह से ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। ये हमारा नॉर्मल था। तो ये नॉर्मल, ये हो गया अगर I, ये हो गया हमारा R। तो क्या था, ये नॉर्मल था। नॉर्मल के बीच हम एंगल देखते थे, इंसिडेंट रे का भी और रिफ्लेक्टेड रे का भी। तो जिस एंगल से ये इंसिडेंट फॉल हुआ उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो इस केस में भी सेम चीज फॉलो होता है, ऐसे करके आया, ठीक है। ये हमारा हो गया नॉर्मल, ये नॉर्मल होता है। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अगर टेंजेंट ड्रॉ करने के यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये डायरेक्ट सेंटर से होकर पास करेगा, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल। तो ये हमारा नॉर्मल की तरफ ट्रीट किया। तो अगर सपोज लाइट ऐसे आती है, ठीक है, लाइट को इस पर टच करना पड़ेगा। ये अगर लाइट ऐसे आती है तो ये इसमें एंगल कितना बना, सपोज अगर ये एंगल थीटा बना तो सेम एंगल उतना ही एंगल बन करके ये इधर निकलेगा, ये भी थीटा बनेगा। ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, ठीक है। तो ये जब कुछ नहीं है, बस लिखने के बाद थोड़ा सा लग रहा है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बस बात कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है कि अगर कोई लाइट डायरेक्टली पोल पे फॉल करती है विथ सर्टेन एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो सेम एंगल बनाएगा रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा इतना बात। मैं लास्ट में एक बार रिवाइज करवा दूंगा क्या क्या मैं पढ़ाया है। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो YouTube वीडियो का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आपको जितनी बार सुनना हो उतना बार बैक करके पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, नोट बना सकते हैं, ठीक है। तो इतना सारा रूल आपको बता दिया मैं, ठीक है। इसके बाद इस रूल को कैसे अप्लाई करेंगे मैं बताऊंगा आगे। और इसके बाद एक लिख लीजिए, एक होता है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। वो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर लाइट चैप्टर जो है ना क्लास 10 के लिए बहुत ही स्कोरिंग के पर है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डिप्लोमा वगैरह या फिर कोई IIT JEE का एंट्रेंस अगर देता है क्लास 10 के बाद 11th में एडमिशन लेने के लिए, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और फिजिक्स में आपका कितना पकड़ है इस चैप्टर से आपको समझ में आएगा। सामने वाले अगर कुछ पूछता है तो अगर इस चैप्टर में आप अगर अच्छे से डील कर पाते हो तो लगेगा कि हाँ कि स्टूडेंट में कुछ कंटेंट पढ़ा है, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, सिंपल सा रिलेशन है, वो इस तरह का है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पेयर f इक्वल टू फोकल लेंथ, ठीक है, u इक्वल टू
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और v ये सारा स्मॉल है, v इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। अब यहाँ जो मैं साइन कन्वेंशन बताया था वो साइन कन्वेंशन यहाँ पे रोल प्ले करेगा। किस टाइम पे हम ये u को पॉजिटिव लेंगे, किस टाइम पे u को नेगेटिव लेंगे, किस टाइम पे v को पॉजिटिव लेंगे, किस टाइम पे v को नेगेटिव लेंगे, और किस टाइम पे f को नेगेटिव लेंगे, किस टाइम पे f को पॉजिटिव लेंगे, ये मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। और एक दूसरा चीज होता है मैग्निफिकेशन, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ height of image to the height of object, ठीक है। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इसके हाइट को हम अगर कैपिटल H डैश देते हैं, ऑब्जेक्ट इमेज के डिस्टेंस का अगर डिनोट करेंगे H डैश से, तो ऑब्जेक्ट के हाइट को डिनोट करेंगे स्मॉल h से, सॉरी ओनली h से। तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, H डैश इक्वल टू हो जाता है हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, और ओनली h हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसको इसी के इक्वल टू v/u भी होता है, ठीक है। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। v/u मतलब डिस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी डिस्टेंसेस ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू, या फिर न्यूमरेटर में अगर रखेंगे डिस्टेंसेस ऑफ इमेज, सॉरी v क्या है, डिस्टेंसेस ऑफ इमेज, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड विल बी इक्वल टू मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट जो था मैं आज टारगेट किया था कि इतनी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो ये अब क्या करना है आगे हमारा जितना भी कॉन्केव मिरर में कॉन्सेप्ट पढ़ा मैंने, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कहाँ पे कौन सा रूल यूज करेंगे, साइन कन्वेंशन देखा, उसका जो रूल होता है, कैसे कैसे इमेज बनेगा, तो ये सब सारा चीज समझने के बाद अब उसमें कुछ इमेज का ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा, और ऑब्जेक्ट के पोजीशन के हिसाब से उसका इमेज का पोजीशन डिफर करेगा, और ये इस बात में डिफर करेगा कि वो कॉन्केव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। तो जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बताऊंगा। तो आई होप आप लोग इस सारे लेक्चर को एंजॉय किए होंगे। ओके, थैंक यू।